सागर का रहस्य एक शेरलॉक होम्स रहस्य था। एथरियल एम्ब्रोसिया का रहस्य। सागर का रहस्य एक परिचय लंदन की धुंध भरी सुबह में, जहां टेम्स नदी की लहरें एक रहस्यमय शांति लिए बहती है। 221 बी बेकर स्ट्रीट का वो परिचित द्वार एक बार फिर एक नई असाधारण चुनौती का गवाह बनने वाला था। ये कोई साधारण मामला नहीं था। नहीं, ये शहर की गलियों या किसी ग्रामीण जागीर के भीतर छिपा कोई अपराध था। इस बार रहस्य का पर्दाफाश एक विशालकाय समुद्री जहाज पर होना था, जो अटलांटिक के नीले विस्तार में अपने पहले सफर पर निकला था। डॉ जॉन वॉटसन, जिनकी कलम ने शेरलॉक होम्स के कई अविश्वसनीय कारनामों को अमर किया है, अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। उनके सामने अखबार फैला था, जिसकी सुर्खियां एक नए युग की शुरुआत का ऐलान कर रही थी। द ओशनिक क्वीन का उद्घाटन, मानव इंजीनियरिंग का एक चमत्कार, जो लंदन से न्यूयॉर्क तक की यात्रा को विलासिता और गति का पर्याय बनाने वाला था। वॉटसन ने एक गहरी सांस ली। होम्स, जो अक्सर अपने दिमाग को उत्तेजित करने वाले मामलों की तलाश में रहते थे, इस बार एक अजीबोगरीब निमंत्रण पर इस भव्य जहाज पर सवार होने वाले थे। ये निमंत्रण किसी रहस्यमय व्यक्ति की ओर से नहीं, बल्कि स्वयं जहाज के मालिक सर रिचर्ड थॉर्नटन की ओर से था, जिन्होंने होम्स को जहाज की अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया था। वॉटसन को याद आया कि होम्स ने इस प्रस्ताव को पहले तो उदासीनता से देखा था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि जहाज पर एक विशेष नीलामी होने वाली है, जिसमें सागर का दिल नामक एक दुर्लभ और शापित हीरा प्रदर्शित किया जाएगा, तो उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी। वॉटसन ने अपनी घड़ी देखी। होम्स को अब तक जहाज पर पहुंच जाना चाहिए था। उन्हें उम्मीद थी कि ये यात्रा शांतिपूर्ण होगी, लेकिन होम्स के साथ शांति का अर्थ अक्सर एक तूफान से पहले की खामोशी होता था, और इस बार यह तूफान अटलांटिक के बीच में उठने वाला था, जहां कोई भी मदद दूर दूर तक नहीं थी। क्रूज पर आगमन द ओशनिक क्वीन वास्तव में एक तैरता हुआ महल था। उसकी विशालकाय संरचना, चमकती हुई डेक और अंदरूनी सज्जा किसी भी राजसी दरबार को मात दे सकती थी। होम्स अपनी विशिष्ट शांत मुद्रा में वॉटसन के साथ जहाज के भव्य प्रवेश द्वार से अंदर दाखिल हुए। उनके चारों ओर यात्रियों की भीड़ थी। धनी व्यापारी, प्रसिद्ध कलाकार, राजनेता और समाज के उच्च वर्ग के लोग सभी इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। जहाज का इंटीरियर आधुनिक कला और क्लासिक विलासिता का एक अद्भुत मिश्रण था। कांच के गुंबद से छनकर आती सूरज की रोशनी संगमरमर के फर्श पर नाच रही थी, और हवा में महंगे परफ्यूम और ताजे फूलों की सुगंध घुली हुई थी। होम्स ने अपने चारों ओर एक सरसरी नजर डाली। उनकी पैनी आंखें हर छोटे से छोटे विवरण को दर्ज कर रही थी। वॉटसन जानते थे कि होम्स के लिए यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि एक चलती फिरती प्रयोगशाला थी, जहां मानव स्वभाव और उसके जटिल व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता था। उन्हें कैप्टन थॉमस मॉर्गन से मिलना था, जो जहाज के पुल पर उनका इंतजार कर रहे थे। कैप्टन मॉर्गन एक अनुभवी समुद्री भेड़िया थे, जिनके चेहरे पर समुद्र की कठोरता और वर्षों का अनुभव साफ झलक रहा था। उन्होंने होम्स और वॉटसन का गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मिस्टर होम्स, डॉ वॉटसन, द ओशनिक क्वीन में आपका स्वागत है, कैप्टन मॉर्गन ने कहा। उनकी आवाज में अधिकार और सम्मान दोनों थे। मुझे खुशी है कि आप हमारी सुरक्षा प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए सहमत हुए। ये जहाज मेरी प्रतिष्ठा है, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी अप्रिय घटना इसे दागदार करे। होम्स ने अपनी विशिष्ट शैली में सिर हिलाया। कैप्टन, मैं आशा करता हूं कि मेरी उपस्थिति केवल एक औपचारिक निरीक्षण तक ही सीमित रहेगी। हालांकि मानव स्वभाव की जटिलताओं को देखते हुए मैं कभी भी पूर्ण शांति की गारंटी नहीं दे सकता, भले ही ये जहाज
कितना भी सुरक्षित क्यों न हो। कैप्टन मॉर्गन ने एक हल्की सी मुस्कान दी, जो जल्द ही गायब हो गई। मुझे उम्मीद है कि आपकी ये भविष्यवाणी गलत साबित होगी, मिस्टर होम्स। उन्होंने उन्हें उनके स्विच तक पहुंचाया, जो जहाज के सबसे ऊपरी डेक पर स्थित थे, जहां से अटलांटिक का शानदार नजारा दिखाई देता था। एक रहस्यमय यात्री, सर अलेक्जेंडर ब्लैकवुड, शाम को जहाज पर एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। होम्स और वॉटसन ने इसमें भाग लिया, जहां उन्होंने जहाज के कुछ प्रमुख यात्रियों से मुलाकात की। वॉटसन ने देखा कि होम्स की नजरें लगातार एक व्यक्ति पर टिकी हुई थी, सर अलेक्जेंडर ब्लैकवुड, वो प्रसिद्ध हीरा व्यापारी जिसके बारे में अखबारों में अक्सर खबरें छपती रहती थी। ब्लैकवुड एक मध्यम कद का व्यक्ति था, जिसकी आंखें तेज और गणनात्मक थी, और उसके चेहरे पर एक ऐसी कठोरता थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। वो अपनी युवा और आकर्षक पत्नी लेडी सेना ब्लैकवुड के साथ खड़ा था, जो उससे काफी छोटी थी। होम्स ने वॉटसन से फुसफुसाकर कहा, वॉटसन, उस व्यक्ति को देखो, सर अलेक्जेंडर ब्लैकवुड, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धन और अपनी क्रूर व्यावसायिक नीतियों के लिए जाना जाता है। उसकी आंखें एक शिकारी की तरह हैं, हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में। और उसकी पत्नी, वो एक सुंदर महिला है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है, जैसे वह किसी पिंजरे में बंद हो। वॉटसन ने ब्लैकवुड को देखा। वो एक प्रभावशाली व्यक्ति था, लेकिन उसके चारों ओर एक ऐसी आभा थी जो उसे असहज कर रही थी। ब्लैकवुड के पास ही एक और व्यक्ति खड़ा था, मिस्टर आर्थर पेंडलटन, एक प्रतिद्वंद्वी हीरा व्यापारी, जिसके चेहरे पर ब्लैकवुड के प्रति गहरी घृणा साफ झलक रही थी। होम्स ने उनके बीच की तनावपूर्ण चुप्पी को भी महसूस किया। पेंडलटन और ब्लैकवुड के बीच एक लंबा इतिहास है, वॉटसन, होम्स ने कहा। उनके बीच कई व्यापारिक विवाद हुए हैं, और पेंडलटन ने ब्लैकवुड के कारण बहुत कुछ खोया है। ये एक ऐसी दुश्मनी है जो आसानी से शांत नहीं होती। जहाज पर मौजूद अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों में जहाज की डॉक्टर डॉ लीना कपूर, एक तेजतर्रार और बुद्धिमान महिला, और मुख्य सुरक्षा अधिकारी मिस्टर एथन रीड शामिल थे, जो अपनी जहाज की सुरक्षा प्रणालियों पर अत्यधिक गर्व करते थे। सोफिया, सर अलेक्जेंडर की निजी सहायक, भी वहां मौजूद थी, जो ब्लैकवुड के हर इशारे पर ध्यान दे रही थी। सागर का दिल हीरा स्वागत समारोह के दौरान कैप्टन मॉर्गन ने घोषणा की कि अगले दिन एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी, जिसमें सागर का दिल हीरा प्रदर्शित किया जाएगा। यह हीरा, जो अपनी असाधारण सुंदरता और एक रहस्यमय शाप के लिए जाना जाता था, सर अलेक्जेंडर ब्लैकवुड के संग्रह का सबसे मूल्यवान रत्न था। होम्स ने वॉटसन से कहा, वॉटसन, ये हीरा ही इस जहाज पर किसी भी संभावित परेशानी का केंद्र बिंदु होगा। जहां इतना धन और इतनी प्रसिद्धि होती है, वहां लालच और खतरा भी साथ साथ चलते हैं। उनकी आंखों में एक चमक थी, जो वॉटसन को बताती थी कि होम्स के दिमाग में पहले से ही कई संभावनाएं घूम रही थी। रात गहराने लगी थी, और जहाज अटलांटिक के शांत पानी में अपनी यात्रा जारी रखे हुए था। तारों भरा आकाश ऊपर फैला था, और नीचे द ओशनिक क्वीन अपनी रोशनी से समुद्र को रोशन कर रही थी। किसी को नहीं पता था कि इस भव्य जहाज के भीतर एक गहरा रहस्य जम लेने वाला था, एक ऐसा रहस्य जिसे केवल शेरलॉक होम्स ही सुलझा सकते थे। एक भयावह सुबह, अगली सुबह जहाज पर एक भयावह खबर फैल गई। सर अलेक्जेंडर ब्लैकवुड अपने निजी स्वीट में मृत पाए गए थे। वॉटसन, जो अपने नाश्ते का आनंद ले रहे थे, ने सुना कि जहाज के कर्मचारी फुसफुसा रहे थे। एक पल में जहाज की सारी भव्यता और उत्साह एक ठंडी, डरावनी चुप्पी में बदल गया। होम्स, जो पहले से ही अपने अध्ययन में लीन थे, ने वॉटसन की ओर देखा। लगता है, वॉटसन, मेरी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं हुई। मुझे उम्मीद थी
कि ये यात्रा शांतिपूर्ण नहीं होगी, लेकिन इतनी जल्दी। उनकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी, जो उन्हें किसी नए और जटिल मामले का सामना करने पर होती थी। कैप्टन मॉर्गन का एक संदेश आया, जिसमें होम्स और वॉटसन को तुरंत अपराध स्थल पर बुलाया गया था। जब वे सर अलेक्जेंडर के स्वीट में पहुंचे, तो वहां पहले से ही कैप्टन मॉर्गन, डॉ लीना कपूर और सुरक्षा प्रमुख एथन रीड मौजूद थे। स्वीट का दरवाजा खुला था और अंदर का नजारा भयावह था। सर अलेक्जेंडर ब्लैकवुड अपनी भव्य कुर्सी पर बैठे थे। उनका सिर एक तरफ झुका हुआ था और उनकी आंखें खुली हुई थी, जिनमें एक खालीपन था। उनके चेहरे पर कोई दर्द या संघर्ष का निशान नहीं था, जैसे वो शांति से सो गए हों। लेकिन वॉटसन, एक डॉक्टर होने के नाते, तुरंत समझ गए कि ये कोई प्राकृतिक नींद नहीं थी। कोई जबरन प्रवेश नहीं हुआ है, मिस्टर होम्स, एथन रीड ने कहा। उसकी आवाज में निराशा और भ्रम था। स्विट अंदर से बंद था और बायोमेट्रिक लॉक ने किसी भी अनधिकृत प्रवेश की अनुमति नहीं दी। हमारे कैमरे भी लगातार निगरानी कर रहे थे और कोई भी संदिग्ध गतिविधि दर्ज नहीं हुई। होम्स ने कमरे में प्रवेश किया। उनकी आंखें हर कोने को स्कैन कर रही थी। वॉटसन ने देखा कि होम्स ने सबसे पहले कमरे के एयर कंडीशनिंग वेंट की ओर देखा, फिर मृतक के हाथ की ओर और अंत में मेज पर रखी विस्की की बोतल की ओर। और सागर का दिल, हीरा? होम्स ने पूछा। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहरी उत्सुकता थी। कैप्टन मॉर्गन ने दुखद स्वर में कहा, वो गायब है, मिस्टर होम्स, पूरी तरह से गायब। ये एक ऐसा रहस्य था जो द ओशनिक क्वीन की भव्यता को चुनौती दे रहा था। एक ऐसा अपराध जो मानव इंजीनियरिंग के सबसे उन्नत गढ़ में हुआ था। और अब शेरलॉक होम्स को इस सागर का रहस्य को सुलझाना था, इससे पहले कि ये जहाज अटलांटिक के पार पहुंचे। होम्स की प्रारंभिक जांच। होम्स ने स्वीट का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू किया। उनकी आंखें किसी बाज की तरह थी, जो हर छोटे से छोटे विवरण को पकड़ रही थी। वॉटसन ने देखा कि होम्स ने सबसे पहले कमरे के तापमान और हवा में घुली गंध पर ध्यान दिया। वॉटसन, क्या आपको कोई असामान्य गंध महसूस हो रही है? होम्स ने फुसफुसाकर पूछा। वॉटसन ने गहरी सांस ली। हां, होम्स, एक हल्की, लगभग न के बराबर, लेकिन तीखी गंध, जैसे किसी रसायन की, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म। होम्स ने सिर हिलाया। बिल्कुल, ये गंध किसी सामान्य सफाई उत्पाद या परफ्यूम की नहीं है। ये कुछ और है। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा आवर्धक लेंस निकाला और मृतक के हाथ की ओर झुके, सर अलेक्जेंडर की उंगलियों पर। विशेष रूप से तर्जनी और अंगूठे के बीच एक बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य पाउडर जैसा पदार्थ चिपका हुआ था। ये क्या है, होम्स? वॉटसन ने पूछा। अभी कहना मुश्किल है, वॉटसन, लेकिन यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। होम्स ने एक छोटा सा नमूना अपनी जेब से निकाली एक छोटी शीशी में सावधानी से एकत्र किया। एथन रीड, जो अपनी सुरक्षा प्रणालियों पर गर्व करता था, होम्स की इस सूक्ष्म जांच से थोड़ा असहज लग रहा था। मिस्टर होम्स, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे सिस्टम अभेद्य है। कोई भी इस स्वीट में प्रवेश नहीं कर सकता था और न ही कोई बाहर जा सकता था बिना पता चले। मिस्टर रीड, मानव मन की चालाकी अक्सर किसी भी यांत्रिक प्रणाली से अधिक जटिल होती है, होम्स ने शांत स्वर में कहा। क्या आप मुझे स्वीट के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में बता सकते हैं? रीड ने समझाया कि प्रत्येक स्वीट का अपना स्वतंत्र एयर कंडीशनिंग सिस्टम था, जिसे केंद्रीय रूप से नियंत्रित किया जाता था, लेकिन व्यक्तिगत स्वीट में तापमान और वायु प्रवाह को समायोजित किया जा सकता था। होम्स ने वेंट के पास जाकर उसे सूंघा। वही सूक्ष्म, तीखी गंध वहां अधिक स्पष्ट थी। क्या इस वेंट के माध्यम से कुछ भी प्रवेश कराया जा सकता है? होम्स ने पूछा। रीड ने सोचा।
सैद्धांतिक रूप से हाँ, लेकिन इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होगी और ये हमारे सेंसर द्वारा तुरंत पता चल जाएगा। होम्स ने मृतक की विस्की की बोतल उठाई। बोतल लगभग खाली थी और पास में एक खाली गिलास पड़ा था। उन्होंने बोतल को सूंघा। वॉटसन, क्या आपको इस विस्की में कुछ असामान्य लग रहा है? वॉटसन ने बोतल को सूंघा। नहीं, होम्स, ये एक अच्छी स्कॉच विस्की लगती है। बिल्कुल, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इसमें एक बहुत ही हल्की, लगभग अदृश्य कड़वाहट है? होम्स ने कहा, यह इतनी सूक्ष्म है कि इसे केवल एक प्रशिक्षित तालु ही पहचान सकता है, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो इसे नियमित रूप से पीता हो। डॉक्टर लीना कपूर, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, आगे आई। मिस्टर होम्स, मेरी प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि सर अलेक्जेंडर की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। उनके शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं है और उनकी उम्र और जीवन शैली को देखते हुए यह संभव है। डॉ कपूर, क्या आपको नहीं लगता कि यह दिल का दौरा कुछ ज्यादा ही सुविधाजनक है? होम्स ने अपनी आंखें उन पर टिका दी। और क्या आपको नहीं लगता कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो अपनी यात्रा से पहले पूरी तरह से ठीक था, अचानक इस तरह से मर जाए? यह थोड़ा संदिग्ध है। डॉ कपूर थोड़ी असहज हुई। मैं समझती हूं आपकी बात, मिस्टर होम्स, लेकिन मेरे पास कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। स्पष्टीकरण अक्सर उन जगहों पर छिपे होते हैं जहां हम देखना पसंद नहीं करते। होम्स ने कहा, कैप्टन मॉर्गन, क्या मुझे जहाज के सुरक्षा लॉग और सर अलेक्जेंडर के स्वीट के प्रवेश निकास रिकॉर्ड मिल सकते हैं? साथ ही मुझे जहाज के एयर कंडीशनिंग सिस्टम के ब्लूप्रिंट और रखरखाव रिकॉर्ड भी चाहिए। कैप्टन मॉर्गन ने रीड को निर्देश दिया कि वो होम्स को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करे। होम्स ने वॉटसन से कहा कि वे मृतक के शरीर का अधिक विस्तृत निरीक्षण करें, विशेष रूप से उनके मुंह और गले के अंदरूनी हिस्से का। संदिग्धों से पूछताछ। होम्स ने अपनी जांच शुरू करने से पहले कैप्टन मॉर्गन से अनुरोध किया कि वे सभी प्रमुख यात्रियों को एक साथ इकट्ठा करें। उन्होंने जहाज के भव्य लाउंज में एक अस्थायी पूछताछ कक्ष स्थापित किया। सबसे पहले लेडी सेरेना ब्लैकवुड को बुलाया गया। वो एक सुंदर लेकिन अब शोकग्रस्त महिला थी, जिसकी आंखों में आंसू थे। लेडी ब्लैकवुड, आपके पति की मृत्यु से हमें गहरा दुख है। होम्स ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि कल रात क्या हुआ था? लेडी सेरेना ने बताया कि सर अलेक्जेंडर रात के खाने के बाद अपने स्वीट में चले गए थे, क्योंकि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कागजात पर काम करना था। वो खुद जहाज के कैसीनो में कुछ देर रुकी और फिर अपने स्वीट में लौट आई, जो सर अलेक्जेंडर के स्वीट से कुछ दूरी पर था। क्या आप दोनों के बीच कोई विवाद था? होम्स ने सीधे पूछा। लेडी सेरेना ने अपनी आंखें झुका ली। सर अलेक्जेंडर एक कठिन व्यक्ति थे, मिस्टर होम्स। हमारे बीच कभी कभी मतभेद होते थे, लेकिन कोई गंभीर विवाद नहीं था। और सागर का दिल हीरा, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? वॉटसन ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता, उसने कहा। वो हमेशा उसे अपने साथ रखते थे, या अपने स्वीट में एक गुप्त तिजोरी में। होम्स ने देखा कि लेडी सेरेना के हाथों में एक सूक्ष्म कंपन था, जो उसके शब्दों से मेल नहीं खा रहा था। अगले संदिग्ध मिस्टर आर्थर पेंडलटन थे, जो एक प्रतिद्वंद्वी हीरा व्यापारी थे। वो एक कठोर और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। मैं सर अलेक्जेंडर की मौत से दुखी नहीं हूं, मिस्टर होम्स, पेनलटन ने कहा। वह एक बेईमान व्यापारी था जिसने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मेरे पास एक ठोस अलीबी है। मैं कल रात जहाज के मुख्य डाइनिंग हॉल में था, जहां मैंने कई लोगों के साथ खाना खाया। क्या आपके पास कोई ऐसा कारण था जिससे आप सर अलेक्जेंडर को नुकसान पहुंचाना चाहते? होम्स ने पूछा। बेशक, पेनलटन ने कहा, लेकिन मैं एक हत्यारा नहीं हूं। मैं उसे कानूनी रूप से हराना चाहता था।
न कि इस तरह से। होम्स ने देखा कि पेंडलेटन की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। डॉक्टर लीना कपूर को फिर से बुलाया गया। होम्स ने उनसे उनके पेशेवर इतिहास और सर अलेक्जेंडर के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा। डॉक्टर कपूर ने बताया कि वो पहले एक प्रतिष्ठित फार्मास्यूटिकल कंपनी में शोध करता थी, लेकिन कुछ साल पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया और समुद्री चिकित्सा में अपना करियर बनाया। क्या आपने कभी किसी ऐसे विषय पर शोध किया है जो धीमा अभिनय वाला हो और दिल के दौरे का भ्रम पैदा कर सके? होम्स ने पूछा। डॉ कपूर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। ये एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न है, मिस्टर होम्स। मैंने कई प्रकार के रसायनों पर शोध किया है, लेकिन मैं किसी भी ऐसे विष के बारे में नहीं जानती जो इस तरह से काम करता हो। होम्स ने उनकी प्रतिक्रिया को नोट किया। अंत में सोफिया, सर अलेक्जेंडर की निजी सहायक, को बुलाया गया। वह एक शांत और कुशल महिला थी जो अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार लगती थी। सोफिया, क्या आपको सर अलेक्जेंडर के किसी दुश्मन के बारे में पता है? वॉटसन ने पूछा। सर अलेक्जेंडर के कई दुश्मन थे, डॉ वॉटसन, सोफिया ने कहा। वो एक शक्तिशाली व्यक्ति थे और शक्ति अक्सर दुश्मनों को जन्म देती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उन्हें इस तरह से मार सकता था। क्या आपको सागर का दिल हीरे के बारे में कुछ पता है? होम्स ने पूछा। नहीं, मिस्टर होम्स। वो हीरा हमेशा सर अलेक्जेंडर के पास रहता था। मैं केवल उनके कागजात और नियुक्तियों का प्रबंधन करती थी। होम्स ने देखा कि सोफिया की आंखें कभी-कभी लेडी सेरेना की ओर मुड़ जाती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन खुद को रोक रही हो। सुरागों का विश्लेषण होम्स और वॉटसन अपने स्वीट में लौट आए। होम्स ने अपनी मेज पर एकत्र किए गए सभी सुरागों को फैला दिया। मृतक के हाथ से लिया गया पाउडर का नमूना, विस्की की बोतल और जहाज के सुरक्षा लॉग। वॉटसन, यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, होम्स ने कहा। स्वीट अंदर से बंद था, कोई जबरन प्रवेश नहीं हुआ और सुरक्षा कैमरे भी कुछ भी संदिग्ध नहीं दिखाते। फिर भी सर अलेक्जेंडर मृत है और हीरा गायब है। क्या यह संभव है कि हत्यारा जहाज पर ही हो? वॉटसन ने पूछा। बेशक, होम्स ने कहा। यह एक बंद घेरा है। वॉटसन, हत्यारा हम सभी के बीच है। उन्होंने पाउडर के नमूने को अपनी माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। कुछ देर तक ध्यान से देखने के बाद उनकी आंखों में एक चमक आई। यह दिलचस्प है, वॉटसन, होम्स ने कहा। यह पाउडर एक बहुत ही महीन, क्रिस्टलीय पदार्थ है और मुझे लगता है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। उन्होंने अपनी याददाश्त को खंगाला। हाँ, यह एक दुर्लभ प्रकार के समुद्री शैवाल से निकाला गया एक अर्क है, जिसका उपयोग कुछ विशेष प्रकार के पेंट और वार्निश में किया जाता है। लेकिन यह सर अलेक्जेंडर के हाथ पर कैसे आया? फिर उन्होंने विस्की की बोतल उठाई और ये कड़वाहट, ये किसी सामान्य जहर की नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे काम करता है और जिसका स्वाद आसानी से छिपाया जा सकता है। उन्होंने बोतल से एक छोटा सा नमूना लिया और उसे एक रासायनिक परीक्षण किट में डाला। कुछ ही क्षणों में तरल का रंग बदल गया। ये एथ्रियल एम्ब्रोसिया है, वॉटसन, होम्स ने कहा। एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली विष जिसे डॉक्टर फिन ने विकसित किया है। यह धीरे धीरे काम करता है और इसके लक्षण दिल के दौरे के समान होते हैं। तो डॉ फिन हत्यारे हैं? वॉटसन ने पूछा। अभी नहीं, वॉटसन। डॉक्टर फिन ने एथ्रियल एम्ब्रोसिया विकसित किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इसका उपयोग हत्या के लिए किया है। हमें यह पता लगाना होगा कि ये उनके पास से कैसे निकला। होम्स ने जहाज के सुरक्षा लॉग का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि सर अलेक्जेंडर के स्वीट के पास एक छोटा सा वेंटिलेशन शाफ्ट था, जो सीधे डॉक्टर फिन की प्रयोगशाला से जुड़ा था। वॉटसन, मुझे लगता है कि हमें डॉ फिन की प्रयोगशाला में फिर से जाना होगा। जहाज पर तनाव बढ़ता जा रहा था।
हर कोई एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा था। अफवाहें तेजी से फैल रही थी और हर नई अफवाह के साथ रहस्य और गहरा होता जा रहा था। होम्स ने इस माहौल को ध्यान से देखा। उनके लिए ये एक प्रयोगशाला थी जहां मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता था। वॉटसन ने देखा कि होम्स ने अपनी आंखों से हर व्यक्ति का विश्लेषण किया, उनके हाव भाव, उनकी प्रतिक्रियाएं, उनके कपड़े। होम्स, क्या आपको लगता है कि हत्यारा हम में से कोई है? वॉटसन ने पूछा। बेशक, वॉटसन, होम्स ने जवाब दिया। ये एक बंद घेरा है। हत्यारा जहाज पर ही है और हमें उसे ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो फिर से कोई कदम उठाए। होम्स ने अपनी चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। यह मामला केवल एक हत्या का मामला नहीं है, वॉटसन। ये एक ऐसे व्यक्ति का मामला है जिसने अपने काम को अपने जीवन से भी बढ़कर माना। और ऐसे व्यक्ति खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। वॉटसन ने पूछा, तो आप कह रहे हैं कि हत्यारा एक जुनूनी व्यक्ति है? हां, वॉटसन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जुनून के लिए कुछ भी कर सकता है और हमें उस जुनून को समझना होगा, तभी हम हत्यारे तक पहुंच सकते हैं। होम्स और वॉटसन ने जहाज के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया, हर यात्री से बात की, हर कर्मचारी से पूछताछ की। उन्होंने देखा कि जहाज पर कई ऐसे लोग थे जिनके पास मिस्टर थॉर्नटन से दुश्मनी का कारण हो सकता था। एक प्रसिद्ध कला डीलर जो मिस्टर थॉर्नटन के साथ एक पुराने सौदे को लेकर विवाद में था। एक युवा वैज्ञानिक जिसकी खोज को मिस्टर थॉर्नटन ने सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया था। एक रहस्यमय महिला जो हमेशा अकेले रहती थी और जिसकी आंखें हमेशा कुछ छिपाती हुई लगती थी। होम्स ने इन सभी लोगों का ध्यान से विश्लेषण किया। उन्होंने उनके हाव भाव, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव, उनके शब्दों के चयन पर ध्यान दिया। वॉटसन ने देखा कि होम्स के दिमाग में एक जटिल पहेली के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ रहे थे। वॉटसन, होम्स ने एक शाम कहा, जब वे डेक पर टहल रहे थे, यह मामला केवल एक हत्या का मामला नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति का मामला है जिसने अपने काम को अपने जीवन से भी बढ़कर माना। और ऐसे व्यक्ति खतरनाक होते हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। होम्स और वॉटसन ने डॉक्टर फिन की प्रयोगशाला का दौरा किया। डॉक्टर फिन एक मध्यम आयु के व्यक्ति थे जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनकी प्रयोगशाला अत्याधुनिक उपकरणों से भरी हुई थी और हवा में रसायनों की तीखी गंध थी। डॉक्टर फिन, होम्स ने कहा, हमें आपके एथ्रियल एम्ब्रोसिया के बारे में जानना है। डॉक्टर फिन का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। एथ्रियल एम्ब्रोसिया? ये एक बहुत ही गुप्त प्रोजेक्ट है, मिस्टर होम्स। मैं इसके बारे में किसी से बात नहीं कर सकता। डॉक्टर फिन, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, वॉटसन ने कहा, और हमें संदेह है कि आपके रसायन का इसमें हाथ है। डॉ फिन ने अपनी चश्मा उतारी और उन्हें साफ करने लगे। एथ्रियल एम्ब्रोसिया एक बहुत ही शक्तिशाली रसायन है, उन्होंने धीरे से कहा। यह एक नई प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है जो दुनिया को बदल सकता है, लेकिन यह बहुत खतरनाक भी है। क्या यह जहरीला है? होम्स ने पूछा। हां, बहुत ही जहरीला, डॉक्टर फिन ने कहा। यह धीरे धीरे काम करता है और इसके लक्षण दिल के दौरे के समान होते हैं, लेकिन मैं इसे बहुत सावधानी से रखता हूं। कोई भी इसे चुरा नहीं सकता। होम्स ने प्रयोगशाला के चारों ओर देखा। डॉक्टर फिन, क्या आपको पता है कि आपकी प्रयोगशाला से सर अलेक्जेंडर के स्वीट तक एक वेंटिलेशन शाफ्ट जाता है? डॉक्टर फिन ने चौंकते हुए कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। होम्स ने देखा कि डॉक्टर फिन की आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी जो उनके शब्दों से मेल नहीं खा रही थी। होम्स और वॉटसन ने डॉ फिन की प्रयोगशाला से निकलकर जहाज के डेक पर टहलना शुरू किया। ठंडी हवा उनके चेहरों से टकरा रही थी और दूर क्षितिज पर चांद की रोशनी पानी पर चमक रही थी। वॉटसन ने देखा कि होम्स की आंखें
अभी भी दूर कहीं कुछ तलाश रही थी, जैसे कि वह किसी अदृश्य पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हों। वॉटसन, होम्स ने अचानक कहा, अपनी पाइप को अपने होठों से हटाते हुए। डॉक्टर फिन की घबराहट का कारण एथ्रिल एम्ब्रोसिया नहीं था, वो किसी और चीज से परेशान थे। क्या मतलब, होम्स? वॉटसन ने पूछा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो जिज्ञासा और थोड़ी सी बेचैनी का मिश्रण थी। जिज्ञासा उस रसायन के बारे में थी, लेकिन बेचैनी वो किसी और चीज के लिए थी। मुझे लगता है कि डॉ फिन कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन वो हत्या से संबंधित नहीं है। होम्स ने अपनी जेब से एक छोटा सा लेंस निकाला और उसे चांद की रोशनी में घुमाया। वॉटसन, क्या आपको याद है कि मिस्टर थॉर्नटन के केबिन में हमें एक छोटा सा, लगभग अदृश्य निशान मिला था, जो उनकी मेज पर था? हाँ, मुझे याद है, वॉटसन ने कहा। आपने कहा था कि यह किसी प्रकार के तरल के गिरने से बना हो सकता है। बिल्कुल सही। और अब मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वो तरल क्या था। वो एथ्रियल एम्ब्रोसिया था, लेकिन वो गिरा नहीं था। उसे जानबूझकर वहां लगाया गया था। वॉटसन ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों? और किसने किया? यही तो हमें पता लगाना है, वॉटसन। लेकिन मुझे लगता है कि हम सही रास्ते पर हैं। होम्स ने अपनी पाइप वापस अपने होठों पर रखी और गहरी सांस ली। ये मामला अब एक नए मोड़ पर आ गया है, और मुझे लगता है कि इसका समाधान उतना ही अप्रत्याशित होगा जितना कि ये अपराध। अगले दिन होम्स ने जहाज के कप्तान से मुलाकात की। कप्तान एक अनुभवी समुद्री भेड़िया था, जिसके चेहरे पर समुद्री हवा और सूरज की किरणों के निशान थे। होम्स ने उससे डॉ फिन के बारे में कुछ और जानकारी मांगी। कप्तान ने बताया कि डॉक्टर फिन एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे, लेकिन थोड़े सनकी भी। वे अक्सर अपनी प्रयोगशाला में देर रात तक काम करते थे और किसी को भी अपने काम में दखलंदाजी पसंद नहीं करते थे। होम्स ने कप्तान से पूछा, क्या डॉक्टर फिन के पास कोई सहायक है या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी प्रयोगशाला में आता जाता हो? कप्तान ने कुछ देर सोचा। हाँ, एक युवा इंटर है जिसका नाम लियाम है। वो डॉक्टर फिन का बहुत सम्मान करता है और अक्सर उनकी मदद करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लियाम किसी भी तरह से इस हत्या में शामिल हो सकता है। वो बहुत ही सीधा सादा लड़का है। होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधा सादा होना हमेशा निर्दोषता का प्रमाण नहीं होता, कप्तान। होम्स और वॉटसन ने लियाम को ढूंढ निकाला। लियाम एक युवा, उत्साही लड़का था, जिसकी आंखों में विज्ञान के प्रति जुनून साफ झलक रहा था। जब होम्स ने उससे एथ्रियल एम्ब्रोसिया के बारे में पूछा, तो लियाम का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। हाँ, मुझे इसके बारे में पता है, लियाम ने कहा। डॉ फिन इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शोध कर रहे हैं। ये एक ऐसा रसायन है जो कुछ विशेष धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। और क्या आपको पता है कि डॉक्टर फिन इस रसायन का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? होम्स ने पूछा। लियाम ने सिर हिलाया। हाँ, वो एक नया ऊर्जा स्रोत विकसित कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये दुनिया को बदल सकता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है और डॉक्टर फिन बहुत सावधान रहते हैं। क्या आपको कभी एथ्रिल एम्ब्रोसिया को संभालने का मौका मिला है? होम्स ने सीधे सवाल किया। लियाम ने कुछ देर सोचा। एक बार, जब डॉ फिन बीमार थे, तो उन्होंने मुझे कुछ उपकरणों को साफ करने के लिए कहा था, जिन पर एथ्रियल एम्ब्रोसिया के कुछ अवशेष थे, लेकिन मैंने बहुत सावधानी बरती थी। होम्स की आंखों में एक चमक आई। और क्या आपने उन उपकरणों को मिस्टर थॉर्नटन के केबिन में देखा था? लियाम का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मिस्टर होम्स, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन क्या यह संभव है कि उन उपकरणों में से कोई एक मिस्टर थॉर्नटन के केबिन में पहुंच गया हो? होम्स ने जोर दिया। लियाम ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता, मिस्टर होम्स। डॉक्टर फिन बहुत ही गोपनीय व्यक्ति है। वो अपने काम के बारे में किसी से बात नहीं करते। होम्स ने लियाम को धन्यवाद दिया
और वॉटसन के साथ वापस अपने केबिन में लौट आए। वॉटसन, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर फिन की प्रयोगशाला में फिर से जाना होगा, लेकिन इस बार थोड़ी अधिक सावधानी से। आधी रात को, जब जहाज पर सन्नाटा पसरा हुआ था, होम्स और वॉटसन चुपचाप डॉ फिन की प्रयोगशाला में घुस गए। होम्स ने अपनी छोटी टॉर्च निकाली और हर कोने को बारीकी से देखना शुरू किया। वॉटसन ने देखा कि होम्स की आंखें हर चीज पर टिकी हुई थी, जैसे कि वो किसी अदृश्य सुराग को ढूंढ रहे हों। अचानक होम्स एक मेज के पास रुक गए। मेज पर कुछ उपकरण रखे थे और उनमें से एक पर एक छोटा सा, लगभग अदृश्य निशान था। होम्स ने अपना लेंस निकाला और निशान को बारीकी से देखा। वॉटसन, मुझे लगता है कि हमें हमारा जवाब मिल गया है। क्या है, होम्स? वॉटसन ने फुसफुसाते हुए पूछा। ये निशान, वॉटसन, एथ्रिल एम्ब्रोसिया का है। लेकिन ये केवल एक निशान नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न। होम्स ने अपनी उंगली से निशान को छुआ। यह पैटर्न किसी ऐसे उपकरण से बना है जो एक विशेष उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। वॉटसन ने पूछा, लेकिन किस उद्देश्य के लिए? मुझे लगता है कि यह एक प्रकार का डिस्पेंसर है, वॉटसन। एक ऐसा उपकरण जो एथ्रिल एम्ब्रोसिया की बहुत छोटी, नियंत्रित मात्रा को किसी सतह पर लगा सकता है, बिना किसी को पता चले, होम्स ने कहा। और मुझे लगता है कि यह उपकरण मिस्टर थॉर्नटन के केबिन में मिला था, लेकिन हमने इसे पहचान नहीं पाया। वॉटसन ने अपनी आंखें चौड़ी की। तो आप कह रहे हैं कि हत्यारे ने एथ्रिल एम्ब्रोसिया को एक उपकरण के माध्यम से मिस्टर थॉर्नटन पर लगाया और फिर वो रसायन उनके शरीर में प्रवेश कर गया? बिल्कुल सही, वॉटसन। और अब हमें केवल यह पता लगाना है कि वो उपकरण किसने बनाया और उसे मिस्टर थॉर्नटन के केबिन में किसने रखा। होम्स ने अपनी टॉर्च बंद कर दी और प्रयोगशाला से बाहर निकल गए। और मुझे लगता है कि मुझे पता है कि हमें कहाँ देखना है। अगली सुबह होम्स ने वॉटसन को अपने साथ लिया और वे जहाज के इंजीनियरिंग विभाग की ओर चल पड़े। मुख्य इंजीनियर मिस्टर ग्रिम्स एक मोटे, मिलनसार व्यक्ति थे जो मशीनों के बारे में सब कुछ जानते थे। होम्स ने उनसे पूछा कि क्या जहाज पर कोई ऐसा उपकरण है जो बहुत छोटी मात्रा में तरल पदार्थ को नियंत्रित तरीके से फैला सकता है। मिस्टर ग्रिम्स ने कुछ देर सोचा। हाँ, मिस्टर होम्स, हमारे पास एक बहुत ही विशेष उपकरण है जिसे माइक्रो डिस्पेंसर कहते हैं। इसका उपयोग बहुत ही सटीक मात्रा में तेल या अन्य तरल पदार्थों को संवेदनशील मशीनरी के हिस्सों पर लगाने के लिए किया जाता है। ये इतना छोटा है कि इसे आसानी से छिपाया जा सकता है। होम्स की आंखों में चमक आ गई। क्या मैं इसे देख सकता हूं, मिस्टर ग्रिम्स? मिस्टर ग्रिम्स उन्हें एक छोटे से कमरे में ले गए जहां कई उपकरण रखे थे। उन्होंने एक छोटा सा, पेन जैसा उपकरण उठाया। यह रहा माइक्रो डिस्पेंसर। यह बहुत ही सटीक है। होम्स ने उपकरण को ध्यान से देखा। यह वही पैटर्न था जो उन्होंने डॉक्टर फिन की प्रयोगशाला में देखा था। मिस्टर ग्रिम्स, क्या यह उपकरण कभी किसी और के पास रहा है? मिस्टर ग्रिम्स ने कुछ देर सोचा। हां, एक बार डॉक्टर फिन ने इसे कुछ दिनों के लिए उधार लिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने एक प्रयोग के लिए इसकी आवश्यकता है। होम्स ने वॉटसन की ओर देखा। उनकी आंखों में एक विजयी चमक थी। मुझे लगता है कि अब हमें डॉक्टर फिन से फिर से बात करनी होगी, वॉटसन। होम्स और वॉटसन सीधे डॉक्टर फिन की प्रयोगशाला में लौट आए। डॉ फिन अभी भी वही थे, अपने काम में व्यस्त। जब उन्होंने होम्स और वॉटसन को फिर से देखा तो उनके चेहरे पर थोड़ी बेचैनी साफ झलक रही थी। डॉक्टर फिन, होम्स ने कहा, उनकी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। हमें आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं और इस बार मैं आपसे पूरी सच्चाई की उम्मीद करता हूं। डॉक्टर फिन ने अपनी चश्मा उतारी और मेज पर रख दी। क्या बात है, मिस्टर होम्स? उनकी आवाज में अब पहले जैसी शांति नहीं थी। हमें पता चला है कि आपने मिस्टर ग्रिम से एक माइक्रो डिस्पेंसर उधार लिया था, होम्स ने कहा, और हमें यह भी पता चला है कि एथ्रिल एम्ब्रोसिया का
एक निशान मिस्टर थॉर्नटन के केबिन में मिला था, जो उसी माइक्रो डिस्पेंसर से बना था। डॉक्टर फिन का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। आप जानते हैं, डॉ फिन, होम्स ने कहा। उनकी आवाज में एक ठंडी धार थी। आप जानते हैं कि आपने मिस्टर थॉर्नटन की हत्या की है। आपने एथ्रियल एम्ब्रोसिया का उपयोग करके एक ऐसा जहर बनाया जो लगभग अदृश्य था, और आपने उसे एक माइक्रो डिस्पेंसर के माध्यम से उनके शरीर में पहुंचाया। डॉक्टर फिन ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, हां, मिस्टर होम्स, आपने सही कहा। मैंने ही मिस्टर थॉर्नटन को मारा है। वॉटसन चौंक गए। लेकिन क्यों, डॉक्टर फिन? क्यों? डॉक्टर फिन ने अपनी आंखें खोली, और उनकी आंखों में अब कोई बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी थी। मिस्टर थॉर्नटन एक चोर थे, डॉक्टर वॉटसन। उन्होंने मेरे शोध को चुराने की कोशिश की। उन्होंने मेरे जीवन भर के काम को बर्बाद करने की कोशिश की। उन्होंने मेरे एथ्रियल एम्ब्रोसिया के फॉर्मूले को चुराने की कोशिश की थी। डॉक्टर फिन ने आगे कहा, यह मेरा सपना था, मेरा जीवन का काम। मैं इसे किसी को भी बर्बाद नहीं करने दे सकता था। होम्स ने सिर हिलाया। तो आपने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी, और फिर आपने उन्हें रोकने के लिए यह कदम उठाया। डॉ फिन ने धीरे से कहा, हां, मिस्टर होम्स, मैंने उन्हें कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने सोचा कि मैं एक बूढ़ा, सनकी वैज्ञानिक हूं, जो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने गलत समझा। होम्स ने डॉक्टर फिन की बात सुनी। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। तो डॉक्टर फिन, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने ये सब कैसे किया? डॉक्टर फिन ने एक गहरी सांस ली। मिस्टर थॉर्नटन को एथ्रियल एम्ब्रोसिया के फॉर्मूले की एक प्रति मिली थी, जिसे मैंने एक सुरक्षित स्थान पर रखा था। वो इसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उन्हें रोकने के लिए एक योजना बनाई। मैंने माइक्रो डिस्पेंसर का उपयोग करके उनके केबिन में एक अदृश्य परत बनाई, जिसमें एथ्रियल एम्ब्रोसिया की बहुत कम मात्रा थी। जब उन्होंने उस सतह को छुआ, तो रसायन उनके शरीर में प्रवेश कर गया। और वो तीखी गंध, वॉटसन ने पूछा। वो एक विचलित करने वाला तत्व था, डॉ फिन ने कहा। एथ्रियल एम्ब्रोसिया की अपनी कोई गंध नहीं होती, लेकिन मैंने उसमें एक तीव्र गंध वाला रसायन मिलाया था, ताकि ये लगे कि ये कोई परफ्यूम या कुछ और है। इससे जांचकर्ताओं का ध्यान भटक जाता। होम्स ने सिर हिलाया। एक बहुत ही चतुर योजना, डॉक्टर फिन। लेकिन हर योजना में एक खामी होती है। आपकी खामी वो निशान था जो माइक्रो डिस्पेंसर ने प्रयोगशाला में छोड़ा था। डॉक्टर फिन ने एक लंबी सांस ली। हां, मिस्टर होम्स, मैं जानता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपने काम की रक्षा की। होम्स ने डॉ फिन को पुलिस के हवाले कर दिया। जहाज के कप्तान ने होम्स और वॉटसन को उनके अद्भुत काम के लिए धन्यवाद दिया। जहाज पर शांति लौट आई थी, लेकिन इस रहस्यमयी यात्रा की यादें हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगी। होम्स और वॉटसन अपने केबिन में वापस आ गए। वॉटसन ने अपनी डायरी में इस असाधारण मामले का विवरण लिखना शुरू किया। होम्स अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनकी आंखें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी, जहां सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। वॉटसन, होम्स ने धीरे से कहा, यह मामला हमें यह सिखाता है कि मानव मन कितना जटिल और अप्रत्याशित हो सकता है। एक वैज्ञानिक जो मानवता के लाभ के लिए काम कर रहा था, अपने काम की रक्षा के लिए हत्यारा बन गया। लेकिन न्याय हुआ, होम्स, वॉटसन ने कहा। हां, न्याय हुआ, होम्स ने जवाब दिया। लेकिन यह एक दुखद न्याय था। डॉ फिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनकी प्रतिभा ने उन्हें अंधा कर दिया। उन्होंने सोचा कि उनका काम किसी भी कीमत पर बचाया जाना चाहिए।
भले ही उसके लिए उन्हें एक जीवन लेना पड़े। होम्स ने अपनी पाइप सुलगाई और धुएं के छल्ले हवा में छोड़े। ये एक अनुस्मारक है, वॉटसन, कि ज्ञान और शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, और जब वो जिम्मेदारी खो जाती है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। जहाज धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। अटलांटिक के विशाल विस्तार में एक और रहस्य सुलझ गया था, और शेरलॉक होम्स और डॉ वॉटसन ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि कोई भी अपराध उनके तेज दिमाग से बच नहीं सकता। लेकिन इस बार जीत की खुशी के साथ एक गहरी उदासी भी थी, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पतन की उदासी। और इस तरह एथ्रियल एम्ब्रोसिया का रहस्य हमेशा के लिए उनकी यादों में अंकित हो गया। जहाज, जिसका नाम ओशनिक ओडिसी था, एक विशालकाय तैरता हुआ महल था जो अपने अंदर सैकड़ों कहानियों और रहस्यों को समेटे हुए था। उसकी भव्यता और विलासिता हर कोने से झलक रही थी। चमकदार संगमरमर के फर्श, सुनहरी रेलिंग और छत से लटकते झूमर, सब कुछ यात्रियों को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहे थे। होम्स और वॉटसन, जो इस यात्रा पर एक छोटे से अवकाश के लिए निकले थे, ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें यहां भी एक रहस्य का सामना करना पड़ेगा। वॉटसन अपनी डायरी में लिखते हुए जहाज के हर पहलू का वर्णन कर रहे थे। उन्हें विशेष रूप से जहाज का विशाल पुस्तकालय पसंद आया, जहां वे घंटों किताबें पढ़ने में बिता सकते थे। होम्स, हालांकि, कभी भी पूरी तरह से आराम नहीं कर पाते थे। उनकी तेज आंखें हमेशा कुछ न कुछ तलाशती रहती थी, हर चेहरे पर, हर कोने में। एक संभावित पहेली, मिस्टर थॉर्नटन की हत्या ने जहाज पर एक अजीब सा माहौल बना दिया था। यात्री अब एक दूसरे को संदेह की नजर से देख रहे थे। हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि हत्यारा कौन है और वो अगला शिकार किसे बनाएगा। कप्तान ने जहाज की सुरक्षा बढ़ा दी थी, लेकिन ये डर को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं था। होम्स ने वॉटसन से कहा, वॉटसन, ये जहाज एक बंद दुनिया है। हत्यारा अभी भी हमारे बीच है। हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा, इससे पहले कि वो फिर से कोई कदम उठाए। जहाज के विशाल डाइनिंग हॉल में, जहां पहले हंसी और बातचीत की गूंज सुनाई देती थी, अब एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लोग फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे और हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा था। होम्स ने इस माहौल को ध्यान से देखा। उनके लिए ये एक प्रयोगशाला थी, जहां मानव व्यवहार के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता था। जहाज पर रातें अब पहले जैसी नहीं थी। संगीत की धुनें धीमी पड़ गई थी और हंसी की जगह फुसफुसाहटों ने ले ली थी। हर यात्री के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे किसी अदृश्य खतरे का इंतजार कर रहे हों। होम्स ने इस बदलते माहौल को ध्यान से देखा। उनके लिए यह मानव मनोविज्ञान का एक दिलचस्प अध्ययन था, जहां भय और संदेह ने सामाजिक शिष्टाचार की परतों को चीर दिया था। वॉटसन ने अपनी डायरी में लिखा, ये एक ऐसा मामला था जिसने मुझे मानव स्वभाव की गहराई में झांकने का अवसर दिया। कैसे एक व्यक्ति का जुनून उसे अपराध की ओर धकेल सकता है, और कैसे एक दूसरा व्यक्ति अपनी बुद्धि और तर्क से उस अपराध की परतों को खोल सकता है। होम्स ने वॉटसन की ओर देखा। वॉटसन, यह मामला हमें यह सिखाता है कि सबसे सुरक्षित स्थानों पर भी खतरा छिपा हो सकता है, और सबसे प्रतिभाशाली दिमाग भी अंधेरे में भटक सकता है। जहाज अब अपने गंतव्य के करीब था। क्षितिज पर न्यूयॉर्क शहर की गगनचुंबी इमारतें दिखाई देने लगी थी। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। लेकिन ओशनिक ओडिसी पर हुई यह घटना और शेरलॉक होम्स द्वारा सुलझाया गया एथ्रिल एम्ब्रोसिया का रहस्य हमेशा के लिए उन यात्रियों की यादों में अंकित हो गया था, जिन्होंने इस यात्रा का अनुभव किया था। ये एक ऐसी कहानी थी जो ये साबित करती थी कि मानव मन की जटिलता और उसके भीतर छिपे अंधेरे और प्रकाश हमेशा सबसे बड़ी पहेली बने रहेंगे। और शेरलॉक होम्स,
अपनी अद्वितीय अंतर्दृष्टि और तर्क के साथ हमेशा उन पहेलियों को सुलझाने के लिए तैयार रहेंगे, चाहे वे कितनी भी गहरी या कितनी भी अप्रत्याशित क्यों न हो। जहां से उतरते समय वॉटसन ने देखा कि यात्रियों के चेहरों पर अब भय की जगह एक अजीब सी शांति थी। रहस्य सुलझ गया था और न्याय हो गया था। लेकिन इस घटना ने उन्हें एक गहरी छाप छोड़ी थी। वे अब जानते थे कि दुनिया कितनी अप्रत्याशित हो सकती है और मानव मन कितना जटिल। होम्स ने एक टैक्सी रोकी। वॉटसन, मुझे लगता है कि अब हमें एक अच्छी कप चाय और एक नया मामला चाहिए। उनकी आवाज में वही पुरानी उत्तेजना थी जो उन्हें किसी नई चुनौती का सामना करने पर होती थी। वॉटसन ने मुस्कुराते हुए टैक्सी में प्रवेश किया। उन्हें पता था कि होम्स के साथ जीवन कभी नीरस नहीं हो सकता। हर मोड़ पर एक नया रहस्य, हर कदम पर एक नई पहेली, और वे दोनों हमेशा की तरह उन रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार थे। ये कहानी, जो अटलांटिक के विशाल विस्तार में शुरू हुई थी, अब न्यूयॉर्क की हलचल भरी सड़कों पर समाप्त हो रही थी। लेकिन इसका प्रभाव और इससे मिले सबक हमेशा के लिए उनके साथ रहेंगे। ओशनिक ओडिसी का रहस्य एक बार फिर यह साबित कर गया कि शेरलॉक होम्स की प्रतिभा अद्वितीय है और उनकी तर्क शक्ति अजेय। न्यूयॉर्क की गगनचुंबी इमारतें, जो क्षितिज पर एक नए भविष्य का वादा कर रही थी, अब होम्स और वॉटसन के सामने थी। जहाज से उतरने के बाद उन्होंने शहर की हलचल भरी सड़कों पर कदम रखा। वॉटसन ने अपने चारों ओर देखा और उन्हें लगा कि वे एक बिल्कुल नई दुनिया में आ गए हैं। लंदन की परिचित गलियों और धुंध भरे माहौल से यह शहर बहुत अलग था। होम्स ने एक गहरी सांस ली। वॉटसन, हर शहर की अपनी कहानियां होती हैं, अपने रहस्य होते हैं, और मुझे यकीन है कि न्यूयॉर्क भी हमें निराश नहीं करेगा। और इस तरह एक और अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन शेरलॉक होम्स और डॉ वॉटसन की यात्रा जारी रही। हर नए शहर, हर नई यात्रा के साथ एक नया रहस्य उनका इंतजार कर रहा था, और वे हमेशा की तरह उसे सुलझाने के लिए तैयार थे, अपनी अद्वितीय बुद्धि और अटूट दोस्ती के साथ। ओशनिक ओडिसी का रहस्य केवल एक कहानी नहीं था, ये एक अनुस्मारक था कि मानव मन की गहराई में छिपे अंधेरे और प्रकाश को समझने के लिए हमें हमेशा अपनी आंखें खुली रखनी होंगी और अपने दिमाग को तेज। ये यात्रा, जो एक भयावह रहस्य के साथ शुरू हुई थी, अब एक नई सुबह की उम्मीद के साथ समाप्त हो रही थी। होम्स और वॉटसन अपने अनुभवों से समृद्ध एक बार फिर दुनिया के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। उनकी साझेदारी, तर्क और अवलोकन की शक्ति का एक प्रतीक हमेशा की तरह मजबूत थी, और उनके कारनामे, जैसे ओशनिक ओडिसी का रहस्य, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। वॉटसन ने अपनी डायरी में कई विचार उमड़ रहे थे। डॉ फिन का मामला एक जटिल नैतिक दुविधा प्रस्तुत करता था। क्या एक व्यक्ति को अपने जीवन भर के काम की रक्षा के लिए किसी दूसरे का जीवन लेने का अधिकार है? होम्स ने इस प्रश्न का उत्तर कभी सीधे नहीं दिया था, लेकिन उनके हावभाव और उनकी चुप्पी ने वॉटसन को यह समझने में मदद की थी कि होम्स भी इस मामले की नैतिक जटिलताओं से जूझ रहे थे। होम्स ने अपनी पाइप से एक और कश लिया। वॉटसन, दुनिया रहस्यों से भरी है। हर कोने में एक नई पहेली हमारा इंतजार कर रही है, और जब तक मानव मन जटिलताओं से भरा रहेगा, तब तक मेरे काम का अंत नहीं होगा। और इस तरह ओशनिक ओडिसी ने न्यूयॉर्क के बंदरगाह में लंगर डाला, अपने साथ एक रहस्य, एक समाधान, और शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के एक और अविस्मरणीय कारनामे की कहानी लेकर। यह कहानी, जो समुद्र की गहराइयों से निकली थी, हमेशा के लिए उन लोगों के दिलों में अंकित हो गई जिन्होंने इसे जिया था। और इस तरह अटलांटिक के विशाल विस्तार में एक और रहस्य सुलझ गया था, और शेरलॉक होम्स और डॉ वॉटसन ने एक बार फिर साबित कर दिया था
कि कोई भी अपराध उनके तेज दिमाग से बच नहीं सकता। लेकिन इस बार जीत की खुशी के साथ एक गहरी उदासी भी थी, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के पतन की उदासी। और इस तरह एथरियल एम्ब्रोसिया का रहस्य हमेशा के लिए उनकी यादों में अंकित हो गया। ये कहानी, जो समुद्र की गहराइयों से निकली थी, हमेशा के लिए उन लोगों के दिलों में अंकित हो गई जिन्होंने इसे जिया था। 2024 सभी अधिकार सुरक्षित।